कि 8 साल में बहुत अलग-अलग ज्योग्राफीज़ में, इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, अलग इंडस्ट्रीज़ में, ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिला। इंडिया में पर कैपिटा इनकम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अब लोग एसीज़ खरीद रहे हैं। एसीज़ खरीद रहे हैं, तो ग्रिड पे बहुत प्रेशर आ रहा है। अब एयर कंडीशनिंग को फंडामेंटली कैसे रीइन्वेंट करो, तो उस पे कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण करीबन 16 से 18% कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस इंडिया में होते हैं। तो मैंने कहा चले ये साइजेबल सेगमेंट है, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं। तो 10 साल बाद मे बी देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि नाम तो इलेक्ट्रीफाई है, तो हमने कहा चलो नाम थोड़ा ब्रॉडन करते हैं। नाम बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट वही होता है जितना जल्दी आप करो उतना अच्छा है। तो फिर हमने नाम बदला, हमने एक ब्रॉडर नाम लिया, एस्ट्रोनोवा मोबिलिटी। ईवी के एडॉप्टेशन में या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एडॉप्टेशन में इंडिया में कुछ कॉमन चैलेंजेस क्या हैं जिनको अभी आने वाले सालों में सभी को फेस करना पड़ेगा? लोग अभी जैसे आप देखिए, अब रूफटॉप सोलर पे इतना जोर आ रहा है। रूफटॉप जो सोलर पे अब जितना रोल आउट होगा उतना ही हमारा ग्रिड ग्रीन हो जाएगी। जितनी ग्रिड ग्रीन हो जाएगी उतना ही ईवी के इस्तेमाल का फायदा मिलेगा हमें एज एन इकोसिस्टम। द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के पॉडकास्ट में आज हमारे बीच हैं एस्ट्रोनोवा मोबिलिटी के फाउंडर कुणाल मुंद्रा। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके स्टार्टअप के बारे में। तो कुणाल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी का फैमिली बैकग्राउंड और कैरियर किस तरह से आपका स्टार्ट हुआ? बिल्कुल जी। तो मैं बम्बई से हूँ। कई साल पहले बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे, तो उसी में वो महाराष्ट्र आ गए। महाराष्ट्र में वर्धा है, तो वहाँ पे बेस थे, तो उसी के कारण हम महाराष्ट्र में ही रहे। वर्धा में गया हूँ, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। बिल्कुल, तो वहाँ सेवाग्राम आश्रम है जहाँ विनोबा जी और गांधी जी थे। जी जी जी। तो उसी के कारण हम महाराष्ट्र बेस्ड हो गए, अच्छा। एंड मैं बॉम्बे में ही बड़ा लेकिन हुआ। मूलतः आप लोग कहाँ से माइग्रेट किए थे? ओरिजिनली तो हम राजस्थान से हैं। अच्छा। बट हमारे लिए लार्जली तो महाराष्ट्र में ही हमारा बेस है। अच्छा। तो इससे मैं भी बॉम्बे में ही बड़ा हुआ। उसके साथ साथ पूरी फैमिली जो है वो कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल्स की है, तो मैं भी उसी दिशा में गया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और फिर एमबीए के लिए मैं बैंगलोर आ गया। एंड मैं बड़ा क्लियर था कि मुझे एमबीए करना था, तो मैंने IIM हाँ, तो बेंगलोर। IIM बैंगलोर से मैंने अपना एमबीए किया। उसके बाद फिर करियर शुरू हुआ। अब 20 साल हो चुके हैं, एंड बड़ा बड़ा लकी हुआ हूँ कि बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो IIM बैंगलोर से स्ट्रेट मैं कंसल्टिंग में गया, तो BCG के साथ था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 8 साल में बहुत अलग अलग ज्योग्राफीज़ में, इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, अलग इंडस्ट्रीज़ में, ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिला। तो BCG में 8 साल बिताए। अच्छा। तो उसके बाद 8 साल के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपना कुछ PNL रन करना है, वो एस्पिरेशन आ गई थी, क्योंकि 8 साल में खूब एक्सपोजर मिला था, खूब सीनियर लोगों के साथ बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो अब लगा कि अब मुझे कुछ अपना PNL ऑपरेटिंग रोल करना है। तो फिर BCG से मैं निकला। मैं RPG ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, एंड RPG ग्रुप में जो टाइम बताया बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि उसमें अलग रोल्स थे। तो एक था RPG की जो फ्लैगशिप कंपनी है सीएट टायर्स, तो उसके मैनेजमेंट कमेटी में मैं था। तो उसमें एक्सपीरियंस मिला कि लार्ज बिलियन डॉलर लिस्टेड कंपनी, उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़, अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़, वो कैसे मैनेज करे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था। उसके साथ साथ मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया। मैं RPG के लिए मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की। तो मैं सीएट स्पेशलिटी टायर्स का CEO एंड फाउंडर था। अच्छा, ये क्या था? किस तरह का वेंचर था? ये लार्ज एंड अल्ट्रा लार्ज टायर्स बनाते हैं। अच्छा। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर के लिए टायर्स।
तो वो एक पूरी कंपनी स्टार्ट करनी थी। तो वो हमने की, हमने अंबरनाथ में अपना प्लांट लगाया, एक R&D सेंटर खड़ा किया, लार्जली एक्सपोर्ट्स के लिए हमने ऑब्वियसली एंटिटीज मल्टीनेशनल ओपन की, एंड वो पूरा बिजनेस बिल्ड ये तो किया। काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट B2B है और ये केवल इंडिया पे फोकस करके नहीं आप इसको बढ़ा सकते थे। हाँ, ये तो एक बिल्कुल तरह से ग्लोबल था। तो ग्लोबल हम होगा जी। 50 कंट्रीज के ऊपर में को एक्सपोर्ट करते थे। जी। तो वो पूरा बिजनेस जो बिल्ड करना था, तो एक तरफ था सीएट टायर्स विच वाज एस्टैब्लिश्ड, लिस्टेड, स्केल्ड, एंड दूसरी तरफ मेरा जो मेन फोकस था इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने पे लगा हुआ था। तो हमने पूरी ये सब किया, बिजनेस एक्सपैंड हुई, टीम बनाई, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और उसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि हम ग्रुप के विद इन छोटी स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना हमने शुरू कर लिया था। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है टायर्स एंड मोर, तो इसको इंक्यूबेट किया। तो आरपीजी में बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस मिला, सुपर्ब कल्चर मिला, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो वो था आरपीजी में मैंने टाइम बिताया। फिर मैं आरपीजी से बेन कैपिटल गया, विच इज़ प्राइवेट इक्विटी। तो पहली बार मैंने इन्वेस्टर माइंडसेट समझा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैं बेन कैपिटल में आया तब तक मैंने 5 साल में सीईओ के रूप में मैंने कंपनी बनाई थी, एंड उसी रोल में मैंने काम किया था। बट फिर जब मैं बेन कैपिटल में इन्वेस्टर माइंडसेट को समझने लगा, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत सीखने को मिला, क्योंकि फाइनली ऑपरेटर जो सीईओ है वो अलग लेंस से तरीके से सोचता है, इन्वेस्टर्स अलग तरीके से समझते हैं, एंड दोनों को एक दूसरे को के व्यूज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा टू ग्रो टुगेदर। तो वो बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे, क्योंकि मैंने दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स है बड़े डिटेल से समझे। तो बेन कैपिटल में था। बेन कैपिटल में एक और फायदा ये हुआ कि तभी हमने एक डिजिटल कंपनी अक्वायर की सिलिकॉन वैली में। तो वो एक्सपोजर भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि फिर पहली बार मुझे टेक में डीप डाइव करने का एक मौका मिला। तो वहाँ पे भी खूब सीखने को की अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे, डेटा, क्लाउड, ऑल जो प्राइमरी थीम्स हैं आज की दुनिया में, हम उसी पे काम करते थे। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ। उसके बाद फिर मैं Cars24 गया एज द सीईओ फॉर देयर इंडिया बिजनेस। अच्छा, ये किस साल की बात होगी? ये 2021। अच्छा, हाँ जी। तो Cars24 में इंडिया बिजनेस था, तब हम एक्सपैंड कर रहे थे ग्लोबली। तो तभी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया शुरू हुआ। मैं तो सिर्फ इंडिया पे फोकस कर रहा था। अगेन स्टार्टअप, अलग दुनिया। मैंने ओल्ड इकोनॉमी देखी थी, ये न्यू इकोनॉमी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपोजर था, मज़ा आया खूब। ये पूरी तरह से एक स्टार्टअप था, क्योंकि वो उनके पास कोई अपनी लिगेसी नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी। हाँ, बट तब तक Cars24 बड़ा हो गया था। बट ऑब्वियसली तब हम जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल में पहली बार रिटेल सेल्स में आ रहे थे, तो बहुत नई चीज़ें। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि अभी तक ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, कि ओल्ड कार को सेल करना है, ये बिल्कुल एक छोटी सी मार्केट कोई दिल्ली की है या बॉम्बे या किसी छोटे शहर की। लेकिन Cars24 ने इसी में अपनी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, एंड उन्होंने कंप्लीटली रिवैम्प किया है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट वहाँ पे 2 साल रह के फिर मुझे लगने लगा कि देखिए, मुझे भी कई आइडियाज़ आने लगे। तो मैंने कहा चलिए अब आ गया टाइम मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करने का। तो MBA के बाद से जब आपको ये आइडिया, मतलब अंदर से ये फीलिंग आने लगी, इस बीच कितना अंतराल बीता, कितना समय? अरे बहुत। MBA तो मैंने 2005 में किया जी। एंड ये कंपनी हमने स्टार्ट की 2023 में। तो लगभग हो गए हम 18 साल। 18 साल। 18 साल। अब एक मेरा प्रश्न है जो अभी मेरे मन में लगातार चल रहा था, वो आमतौर पे क्या होता है जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो बहुत अर्ली एज में लोग कूद जाते हैं स्टार्टअप में। ठीक है, कि अभी तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं मतलब खोऊंगा। हाँ, कोई लॉस करने का मेरे पास कुछ नहीं है, करते हैं देखा जाएगा। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग अपने अब बहुत करियर के अर्ली स्टेज में स्टार्टअप खड़ा करने की कोशिश करते हैं। 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। बिल्कुल। 18 साल में कोई भी व्यक्ति बहुत सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल। और आप इतनी बड़ी कंपनियों में रहे, सीईओ की पोजीशन पे रहे, तो उस समय आपको लगा कि ये बात कि सब कुछ तो मतलब मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूं और फिर मैं एक बिल्कुल नए सिरे से जर्नी स्टार्ट करूंगा? तो
पता है मेरा व्यू ये था कि देखिए 18-20 साल लगते बहुत हैं, बट सच तो ये है कि देखिए हम सब 60-70 की उम्र तक काम करते रहेंगे, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये था कि देखो 20 साल हो गए, बट अभी आगे तो 25 साल है, तो अभी तो हाफवे मार्क तक भी नहीं आया हूँ। तो इसलिए इट अलाउड मी टू टेक अ स्टेप बैक एंड से कि यार ये क्योंकि मैंने पहले 20 साल ये किया है, इसका ये नहीं मतलब कि आगे 25 साल भी यही करता रहूँगा। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टाइम, मैं कई लोगों से बात की, क्योंकि मैंने कहा देखिए अब अगले 25 साल जो मैं करूँगा, इट हैज़ टू बी समथिंग फंडामेंटली एक्साइटिंग। एंड तभी इनफैक्ट ये मुझे जब तब तक मेरे अब 2 लड़के भी हैं, तो बच्चों के कारण अब क्लाइमेट चेंज पे और भी अप्रिसिएशन होता है कि देखिए प्लैनेट की क्या हालत हो रही है, राइट। एंड इसलिए तब मैंने जब ब्रेक लिया, मैंने कहा नहीं, क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं है। अगर इसमें अगले 25 साल में मैं कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, तो इट इज़ अ मीनिंगफुल वे ऑफ हैविंग बिल्ड अ करियर। तो मैं एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। तो दोनों चीज़ें थी, कहीं ना कहीं एक खुद की स्टेगनेंसी से भी बाहर निकलने का आप सोच रहे थे, और साथ ही एक कॉज भी कहीं आपके दिमाग में था कि एक काम ऐसा भी करूं जो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट यूजफुल हो, इम्पैक्टफुल हो सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक अपनी स्टैग्नेंसी की तो थी नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत आगे है, बट दिस वाज मोर अबाउट। लेकिन आप एक मतलब एक अर्ली एज में आप एक लेवल तक पहुंच चुके थे कि ठीक है, अब मैं मतलब एक सीईओ की पोजीशन में हूं, और जाहिर सी बात है इसके बाद आप मूव करते रहते हैं डिफरेंट कंपनीज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कहाँ पे करे तो क्लाइमेट पे करे, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। क्लाइमेट में फिर मैंने खूब आइडियाज एक्सप्लोर किए, क्योंकि क्लाइमेट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तो कमी नहीं है। अगर आप एक तरफ देखिए पावर, रिन्यूएबल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर, एयर प्यूरिफिकेशन, जो अब हम भी देखेंगे अब अगले 1 महीने में, राइट। एयर की जो चैलेंजेस है, सस्टेनेबल मटेरियल्स, मतलब अब तो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कंप्लायंसेस बनते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो एक ग्लोबली एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका या तो जो भी है एक्सपोर्ट पे आपके प्रतिबंध लग जाएगा, या इस तरह की चीज़ें भी सामने होंगी ही। वो तो एग्जिस्टिंग कंपनीज, बट इसके साथ साथ इनोवेशन का भी बहुत स्कोप है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कई लोग काम कर रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग बहुत ही पावर इंटेंसिव है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब लोग एसीज खरीद रहे हैं, एसीज खरीद रहे हैं तो ग्रिड पे बहुत प्रेशर आ रहा है। अब एयर कंडीशनिंग को फंडामेंटली कैसे री इन्वेंट करो, तो उस पर कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनोवेशन की तो बहुत है, बट मैंने भी ये जाना कि देखिए जैसे आपने कहा कि अगर मैं कॉलेज से 2 साल ही हुए थे तो मैं किसी प्रॉब्लम में भी कूद जाता। मैंने कहा देखिए अब मेरी 18-20 साल है, तो जहाँ पे एक्सपीरियंस है, जहाँ पे होपफुली मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। इसलिए फिर मैंने कहा देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, क्लाइमेट के बहुत प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, बट मैं ट्रांसपोर्टेशन को पिकअप करूँगा, क्योंकि मैंने कास्ट 24 में ट्रांसपोर्टेशन देखा था, सीएट भी ट्रांसपोर्टेशन ही अल्टीमेटली है, टायर्स। तो मैंने कहा देखिए ये सेगमेंट मैं खूब समझता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। एंड इसलिए फिर हमने सोचा कि ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण करीबन 16 से 18% कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस इंडिया में होते हैं। तो मैंने कहा चलिए ये साइजेबल सेगमेंट है, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं, तो इसलिए फिर एस्ट्रोनोवा मोबिलिटी। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो अभी जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, जो कि अभी यूनाइटेड नेशंस के भी गोल हैं, और ग्लोबली भी अब सारी कंट्रीज़ पे अब प्रेशर है, इंडिया पे भी है कि वो अलग अलग मेरे ख्याल से टाइमलाइन है। एक तो 2030 तक है, फिर उसके आगे है 2045 तक, इस तरह से। तो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं सोलर एनर्जी की तरफ। बिल्कुल। हाँ, आपने मतलब ये मोबिलिटी की तरफ, और मोबिलिटी में भी जो है बिल्कुल इस तरह का कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी की तरह आपने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। तो क्या मार्केट में और भी लोग हैं ऐसे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, या अभी आप एक तरह से नहीं, आई थिंक ज़्यादा नहीं है। अच्छा। एंड आई थिंक ये एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल चैलेंज है। जब
इन्वेस्टर्स और जो मार्केट में लोग मुझे पूछते हैं कंपटीशन, मैं बोलता हूँ देखिए कंपटीशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिर्फ कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, अगर हमें 30 to 40% माइग्रेशन भी करना है अगले 5 से 7 साल, इस इंडस्ट्री को $100 बिलियन चाहिए। $100 बिलियन एक या दो या तीन प्लेयर से नहीं आएंगे। तो मुझे ऑनेस्टली कई बार लगता है कि यहाँ और कंपटीशन आना चाहिए ताकि और एक पार्टिसिपेंट्स आए, एक मार्केट क्रिएट हो, अवेयरनेस क्रिएट हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो पूरा है ये सब कनेक्टेड है। अगर फिनेंसिंग फॉर एग्जांपल जो हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, फिनेंसिंग नहीं है तो OEMs बेच नहीं पाएंगे। अगर OEM अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करे तो फिनेंसिंग नहीं कर पाएंगे फिनेंसियर्स। अगर OEMs और फिनेंसियर्स मिलके एसेट्स डिप्लॉय नहीं करे तो जो चार्जिंग वाले हैं उनको यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो उनकी यूनिट और इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा। तो ये हम पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड है, एंड होपफुली हर इकोसिस्टम के हर हिस्से में अगर 5 से 10 लोग आए और बोले यार मिलके हम सब ये सॉल्व करेंगे, तभी ये पूरा इकोसिस्टम अनलॉक होगा। एंड वो जो हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ इंडिया मूव करे एंड 2030 तक हम नेट ज़ीरो तक पहुँचे, वो तभी होगा। तो आई फील कि इस सेगमेंट में अभी इतना पोटेंशियल है, हर सेगमेंट में विद इन सस्टेनेबिलिटी इतना पोटेंशियल है कि जो भी अगर कोई फाउंडर है आउट देयर, यहाँ पे एक ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा जो आप उठा सकते हो। तो ये आइडिया आने से लेके कंपनी जब फॉर्म हुई उसके बीच की कोई कहानी है कुछ? तो जी देखिए इसमें स्टार्टअप खड़ा करना इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो इसमें जो मुझे लगता है पहले तो आपको एक आइडिया ऐसे चुनना चाहिए जिस पे आपको जेन्युइनली आप पैशनेट फील करते हो। क्योंकि देखिए स्टार्टअप में मुझे तो एटलीस्ट लगता है कि अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। आपको कई बार लगेगा कि कि कुछ हिल नहीं रहा है, तब आपकी जो फंडामेंटल एक्साइटमेंट है, जो पैशन है उस आइडिया के लिए, दैट इज़ व्हाट विल कीप यू गोइंग फॉरवर्ड, राइट? तो पहले तो कौन सा आइडिया उसको फाइन ट्यून करने में टाइम बिताया। ठीक। सेकंड था कितना समय लगा फाइन ट्यून करने में? 3 महीने। अच्छा। 3 महीने। तो ये हमारे एक्चुअली जो लोग हमें सुन रहे होंगे उनके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है और उसको एक ड्रीम की तरह सोचते रहते हैं कि इसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है। तो जब आप किसी आइडिया को फाइन ट्यून करते हैं और उसमें 3 महीने अपने खर्च करते हैं, तो एक्चुअल में वो कैसा टाइम होता है? मतलब उनमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए? अगर आप बहुत शॉर्ट में बता बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। जी। आई थिंक देखिए मेन क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि देखिए सस्टेनेबिलिटी में अनफॉर्चुनेटली मार्केट भी रेडी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 1 मेरे मन में था कि देखिए मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ रहे मार्केट में। अगर ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ईवी में घुसे, तो फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा जल्दी, क्योंकि फाइनेंसिंग तो नेक्स्ट स्टेप है। फाइनेंसिंग तो जब आपने डिसीजन ले लिया तब आप बोलते हो कि कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे मैनेज करूंगा। तो एक क्वेश्चन ये था मेरे मन में कि ये टाइमिंग सही है या गलत है। मार्केट में खूब टाइम स्पेंड किया एंड रियलाइज किया कि जो 1-2 साल पहले की बात होती थी, लोग पूछते थे क्यों ईवी में घुसूं, अब लोग पूछ रहे कैसे ईवी में घुसूं। तो मैंने कहा चलो टाइमिंग ये परफेक्ट है। सेकंड मैं ये देख रहा था कि इसमें फंडामेंटली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है या नहीं। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, एक्सटर्नल कैपिटल मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस बिजनेस को क्या मेन लीवर्स हैं जिससे ये एटलीस्ट ब्रॉडली एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये मैं टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या परमानेंट प्रॉब्लम। ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, मैं आई जस्ट कम टू दैट, क्योंकि फिर उसमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने देखी, हमने कहा देखिए रिटेल अडॉप्शन ऑफ ईवी अभी थोड़ा दूर है। देखिए इंडिया में कार पेनिट्रेशन 3% है। अभी भी आप देखिए 2.5 लाख नई गाड़ियां बिकती हैं महीने में, 4.5 लाख पुरानी गाड़ियां बिकती हैं। ज़्यादातर लोग जो अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं वो एक पुरानी गाड़ी खरीदते हैं।
ये सारा डेटा आपको, चूँकि आप 2 जगह रहे जो ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियाँ रही, सीएट हाँ, बिल्कुल। और और कार्स कार्पेंट 24, तो बिल्कुल। ये आप एक तरह से पूरी मार्केट को ऑलरेडी हाँ, समझे हुए थे। सब। तो जी। मैंने कहा देखिए रिटेल ना, अब हुँ, इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी पहली गाड़ी खरीद रहे हैं। वो ईवी अभी देखिए अगर आप किसी के पास जाओ वो अपनी पहली गाड़ी खरीद रहा है, हुँ, हुँ। मोस्ट लाइकली वो बोलेगा देखिए सेकंड हैंड मैं एक सुजुकी स्विफ्ट ले लेता हूँ। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ईवी लूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है उसके लिए। तो मैंने कहा देखिए रिटेल तब आएगा जब रिटेल कस्टमर्स देखेंगे कि देखिए सब जगह चार्जर्स लगे हुए हैं। चार्जर्स तब लगेंगे जब जो सीपीओज़ है, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं, उनको यूटिलाइज़ेशन मिलेगी। हुँ, यूटिलाइज़ेशन कहाँ से मिलेगी? कमर्शियल से मिलेगी। हुँ, तो मैंने कहा पहले तो हम कमर्शियल के पीछे पे ही फ़ोकस करेंगे। नो फ़ोकस ऑन रिटेल, ओनली कमर्शियल। कमर्शियल्स में जब मैथ्स किया कि टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, बैटरीज़, बसेज़, ट्रक्स, अगर वो सब देखो एंड उसमें ये भी देखो कि कहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं और मान के चलो सिर्फ 30 से 40% ट्रांजिशन होगा अगले 5 से 7 साल में। वो सब मैथ्स करो तो 100 बिलियन का मार्केट है। हुँ, तो हमने कहा चलो इसमें मार्केट ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप कमर्शियल ऑपरेटर हो, मोस्ट कमर्शियल ऑपरेटर्स इन इंडिया आर वेरी स्मॉल फ्लीट्स, बहुत छोटी-छोटी फ्लीट्स होती हैं। आपका अगर आप कभी एयरपोर्ट जाओ, आप उबर यूज़ करोगे बट उबर की अपनी तो गाड़ियाँ नहीं हैं। उबर के प्लेटफ़ॉर्म पे किसी एक छोटे फ्लीट ऑपरेटर ने अपनी गाड़ी लगाई हुई है। जी। उसकी गाड़ियाँ कितनी होगी? उसके पास 2, 3, 4 होंगी। कई होती हैं जिनके पास 25 होंगी। 1-2 होती हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो एवरेज जो फ्लीट ऑपरेटर है इंडिया में वो बड़ा छोटा एमएसएमई है। इसको आप देखो तो अभी इस टाइम पे उनको फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशंस में खूब दिक्कत आती है। क्योंकि ट्रेडिशनल लेंडर्स बोलते हैं कि देखिए ये ये सेगमेंट है ईवी, इसमें तो अभी तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल तो 40 साल से वो ही रहा है। सबको मालूम है कि अगर गाड़ी कैसे डिप्रिशिएट होगी, अगर रिकवरी करनी पड़ी तो कितने प्राइस में बिकेगी, आपका लोन टू वैल्यू रेशियो कैसे चेंज होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लोन। हुँ, बट लेंडर्स अभी बोलते हैं कि देखिए ईवी में तो एनएमसी, एलएफपी, एलटीओ ये शब्द क्या है, इसको कैसे मैं फैक्टर इन करूं, एंड इट्स नॉट देयर जॉब ना, वो टेक्नोलॉजी को स्टेबल होने दो फिर हम हुँ, आएंगे, राइट? हुँ, हुँ, तो ट्रेडिशनल लेंडर्स क्या बोल रहे हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट पे बड़ा हाई बार रखूंगा। अब क्रेडिट पे हाई बार डाला तो जो ज्यादातर फ्लीट ऑपरेटर्स हैं वो तो क्वालिफाई होते नहीं है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम है तो ट्रेडिशनल लेंडर्स अगर यहाँ पैसा नहीं डालेंगे तो 100 बिलियन कहाँ से आएंगे? 100 बिलियन आएंगे नहीं तो ट्रांजिशन होगा नहीं। तो हमने कहा देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सॉरी, नाउ गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन। हुँ। तो द मैंने क्वेश्चन, एक आपके सारी बातचीत का एक, मुझे लगता है, एक एक लाइन निकाली है कि अगर आप पूरी तरह से समझ जाते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है और उसका सॉल्यूशन मेरे पास है या नहीं और मैं किस तरह प्रोवाइड करा सकूँगा, तो एट लीस्ट मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक बिल्कुल, आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। जी, तो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ, अगर है, आपने समझ लिया, तो फिर आधी लड़ाई आपने जीत ली है, हाँ, मतलब आधा एटलीस्ट रास्ता पार कर लिया हाँ, है। मतलब हाँ। एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि कहाँ पे फ़ोकस करना है, कहाँ पे टैलेंट लाना है। क्योंकि देखिए एज़ अ फाउंडर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैपिटल एंड हुँ, टैलेंट। हुँ, वो दोनों मिल गए, हुँ। बाकी सब फिर मिलके हम सॉल्व कर लेंगे। जी। तो वो ही टाइम स्पेंड किया वो 3 महीने। तब दूसरा था कि कहाँ से एक पार्टनर मिले, हुँ, क्योंकि ये लंबी जर्नी है, पार्टनर के साथ ऑब्वियसली इट बिकम्स ईज़ियर। तब एक मेरा दोस्त है निखिल अग्रवाल, हुँ, तो वो मैं एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग, हम टेनिस खेल रहे थे, टेनिस के बाद गेम ख़त्म हुआ, मैंने कहा निखिल यार मुझे ना क्लाइमेट में कुछ स्टार्ट करना है। निखिल ने कहा, निखिल ग्रिप इन्वेस्ट का फाउंडर है। हाँ, हम उनके साथ भी हाँ, बातचीत कर बिल्कुल। चुके हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो निखिल और आप पुराने दोस्त थे? हाँ, पुराने अच्छा। दोस्त थे। पढ़ाई के समय के या नहीं, 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 अच्छा, बस बीच में? हाँ, बीच में। ठीक है। तो तब बात निकली, निखिल ने कहा एक्चुअली हमने, एंड मैंने एक्सप्लेन किया कि देखो ये आइडियाज़ हैं, ये हुँ, थॉट प्रोसेस है। हुँ, तब निखिल ने कहा कि देखिए एक्चुअली ना कुणाल, हमने इसमें खूब काम किया हुआ है। ग्रिप इन्वेस्ट ने एक्चुअली ईवी लीजिंग 2020 से शुरू की थी, जब और कोई मार्केट पे कर नहीं रहा था। तो इसे अच्छा। देखिए हमारे पास एक्सपीरियंस खूब है, हुँ, हुँ, बट ऑब्वियसली स्केल करने के लिए अलग हुँ, कैपेबिलिटीज़ लगती हैं। हुँ, तो तब हमने
वही जो कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी, उससे खूब और बातें हुई, फिर आइडिया डिटेल हुए और फिर एक्चुअली ग्रिप इन्वेस्ट के साथ पार्टनर करके हमने ये कंपनी स्टार्ट की। ऑफ कोर्स एंड नाउ अब इंडिपेंडेंटली ग्रो तो कर रही शुरू है। में आपने कंपनी का नाम अलग रखा था, हाँ। आपने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रीफाई हुँ, और फिर बाद में आपने नाम बदला। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो क्या होता है जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो, एक्साइटमेंट में ना हुँ, नाम चुनने में बड़ा मज़ा आता है। हुँ, बिल्कुल। तो ये नाम बड़ा पसंद आया, हुँ, तो हमने नाम तो रख लिया। हुँ, फिर 1 साल हुआ, फिर जब बिज़नेस ग्रो होने लगा एंड तब क्या होता है जब आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, आपने कहा चलो नाम चुनना था, नाम चुन लिया, बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करो। 1 साल बाद हमने जब थोड़ा एक पॉज़ हुँ, पॉज़ किया, तो हमने बोला कि देखिए, हमारा विज़न है कि अगले 20 साल में इंडिया जो जर्नी करेगा टुवर्ड्स सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हमें एक प्राइमरी रोल प्ले करना है। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में अलग टेक्नोलॉजीज़ आएँगी। आज ईवी है, कल हाइड्रोजन है आएगी, हुँ, परसों फ्लेक्स फ्यूल्स, हुँ, उसके बाद कंप्रेस्ड बायोगैस, अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ हुँ, आएँगी। सब टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम रहेगा और हमें वो ही रोल प्ले करना पड़ेगा। तो वी सेड कि देखो, इलेक्ट्रीफाई मोबिलिटी थोड़ा ज़्यादा ही नैरो नेम हो गया। 10 साल बाद मे बी देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज़, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि नाम तो इलेक्ट्रीफाई है। तो हुँ, हमने कहा चलो नाम थोड़ा ब्रॉडन करते हैं। हुँ। नाम बदलने में काफ़ी दिक्कतें काफ़ी आती दिक्कत हैं। होती है, बट हुँ, वही होता है जितना जल्दी आप करो हुँ, उतना अच्छा है। हुँ, तो फिर हमने नाम बदला, हमने एक ब्रॉडर नाम लिया, एस्ट्रोनोवा मोबिलिटी। जी, अब उसी में अब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है जब आपने ये काम स्टार्ट किया, एक होता है, एक तो पहला चैलेंज होता है किसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ले जाना। फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप एक स्टार्टअप तैयार करते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन उसके बाद से जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं तो नए-नए चैलेंजेस सामने आते हैं, बिल्कुल, जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा बिल्कुल, ये भी आ सकता है। बिल्कुल। तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए जब आप आगे बढ़े तो? आई थिंक पहले तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हुँ, देयर हुँ। आर चैलेंजेस जो आपने एंटिसिपेट किए हुँ, थे हुँ, और हुँ। उनके लिए आपने सब हुँ, सोच समझ के हुँ, पूरा हुँ, हुँ। प्लान रखा हुँ, हुआ है। हुँ, हुँ। और फिर एक होल सेट ऑफ नए चैलेंजेस आते हैं जी। जो जिनके लिए फिर आपको सोचना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करें। आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है इस स्पेस में अभी कि इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। हुँ, देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल कास्ट 24 देखूं या मेरे सीएट के स्टिंट में देखूं, मार्केट मच्योर था, हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में फोकस थे। हुँ, यहाँ पे अलग है, हुँ, मार्केट मच्योर नहीं है, हुँ, मार्केट भी साइमल्टेनियसली बन रहा है। तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं एंड हम इकोसिस्टम को इनेबल कर रहे हैं, इकोसिस्टम हमें इनेबल कर रहा है। बिल्कुल। हम अपने आप को पे पूरा कंट्रोल है, इकोसिस्टम पे लिमिटेड कंट्रोल है। हुँ, तो ये जो कनेक्शन है, इसके कारण अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जैसे कई ईवीज में ओईएम्स थे, कई बंद हो गए, कई बढ़े। गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडीज आई, फिर गई। द नेचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आया, तो उससे भी फिर हमारे डिसीजंस में चेंज आता है। फिनेंसिंग लेंस में जो बड़े फिनेंसियर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इन द मार्केट वो ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग ऑन देयर लार्जर व्यू। तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी ज़िंदगी में, हुँ। आई थिंक ये हमने क्वाइट ऑनेस्टली अंडर एस्टिमेट किया था। अच्छा, तो अंडर एस्टिमेट तो किया, फिर सामने आए तो अगर इसको हम इस तरह से देखें कि ओवरऑल ईवी के एडॉप्टेशन में या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एडॉप्टेशन में इंडिया में कुछ कॉमन चैलेंजेस क्या हैं जिनको अभी आने वाले सालों में सभी को फेस करना पड़ेगा? तो वो क्या है जो आपके अभी एक्सपीरियंस से निकल के आए हाँ, होंगे? जी। आई थिंक कॉमन चैलेंज ये है कि अगर मैं सिर्फ कमर्शियल को देखूं, हुँ, देखिए, आप कमर्शियल के पीएनएल को देखिए, अगर हुँ, आप फ्लीट ऑपरेटर हो, हुँ, हुँ, आपके आपको ऑन द रेवेन्यू साइड दो चीज़ें, आपको बेसिकली सही एसेट लेना है जो सबसे ज़्यादा साल चले, क्योंकि जितना साल चलेगा उतने आपका पर मंथ कॉस्ट कम हो जाएगी। सेकंड है कि आपको
अप टाइम कितना मिले, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का बिजनेस में मार्जिन्स बड़े कम होते हैं। तो आपको ऐसे देखिए, आपका यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं, मतलब कितने महीने में कितने दिन गाड़ी चली, उसके दो ड्राइवर्स होते हैं। एक तो लिटरली आपका ड्राइवर है या नहीं है, दूसरा है आपके एसेट जो आपकी व्हीकल थी उसका सर्विस मेंटेनेंस एंड डाउन टाइम, राइट। तीसरी चीज़ है फॉर ईवीज एक्सेस टू चार्जिंग जी। एंड चौथी चीज़ है कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि फाइनली अगर आप 9% में बोरो कर रहे हो तो आपका पीएनएल अलग दिखेगा, एंड अगर आप 18% में बोरो कर रहे हो तो आपका पीएनएल बड़ा अलग लगेगा। तो राइट नाउ इन चारों चीज़ों में चैलेंजेस हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत फ्लीट ऑपरेटर्स बोलते हैं कि देखिए मैंने तो डीजल गाड़ी खूब चलाई, सीएनजी गाड़ी खूब चलाई, ईवी गाड़ी को मैं इवैल्यूएट कैसे करूं, मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता। कोई जैसे आप टू व्हीलर देखिए, आपको 30,000 में टू व्हीलर मिल जाएगा, 1.5 लाख में मिल जाएगा, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस दोनों की सेम है। तो हाउ डू यू एज अ फ्लीट ऑपरेटर आप कैसे इंश्योर करो कि आप सही एसेट को चूज करो जी। तो ये एक चैलेंज है। तो इनफैक्ट उसमें हम मदद करते हैं, हमने अपनी टीम बनाई हुई है। दूसरा होता है अप टाइम, क्योंकि इतना एवोल्यूशन हो रहा है प्रोडक्ट में, समटाइम्स जो आपको स्पेयर पार्ट सपोर्ट है वो इतने फास्ट नहीं मिलेगा। अब रिटेल कस्टमर है तो ठीक है, अगर एक हफ्ते गाड़ी नहीं मिली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पेन होगा बट मैं ऊबर लेके चला जाऊंगा। कमर्शियल में तो दिक्कत है। कमर्शियल में देखिए, अगर 30 दिन में से 3 दिन के बजाय 4 दिन गाड़ी नहीं चली तो मेरे तो मार्जिन्स गए। तो अप टाइम में इनको सपोर्ट चाहिए। इसमें आपका रोल ये भी बहुत क्रिटिकल है कि क्रेडिबिलिटी का भी, मतलब आपको अपनी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश करनी है दोनों तरफ, यानी कि जो डायरेक्ट आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, आपके सुझाव पे, आपके सॉल्यूशंस पे भरोसा कर रहे हैं, उनके बीच क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि आपने सब कुछ अच्छा उनके लिए प्रोवाइड किया, लेकिन चैलेंजेस तो आते ही होंगे, कुछ ना कुछ आता ही होगा कि ठीक है, अरे इसके तो पार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, या ये उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है जैसा आपने बताया था। तो ये भी चैलेंजेस होंगे मुझे लगता है। तो आई थिंक मे बी मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर लूँ कि हम करते क्या हैं जी। राइट। हमारी ऑफरिंग बड़ी सिंपल है फ्रॉम अ कस्टमर लेंस। कमर्शियल कस्टमर हमारे पास आएगा, पहले हम उनकी मदद करेंगे सही एसेट चुनने में। अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए तो कौन सा, 3 व्हीलर चाहिए तो कौन सा, 4 व्हीलर कौन सा, बस कौन सा, क्योंकि हमारी अपनी टीम है, हम एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बेसिस में आपकी मदद करेंगे सही एसेट चुनने में। सेकंड चीज़ हम क्या करते हैं, आपको फिर उसके लिए फिनेंसिंग या लीजिंग सोल्यूशन देंगे। तो आपको फिर आपके लिए इफेक्टिवली फिनेंसिंग की जो कोर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तीसरी, अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ हमारे वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। तो मान लो जैसे हमारा अपना एक डेटा एंड टेक प्लेटफॉर्म है जिससे हम पूरे एनालिटिक्स रन करते हैं, वो उसका एक्सेस हम कस्टमर्स को भी देते हैं। सेकंड एज मे बी आप बोलें कि देखिए मुझे ना चार्जिंग का सोल्यूशन इनबिल्ट चाहिए, मतलब मुझे एनर्जी भी इंक्लूड करके दो, वो भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जैसे कई कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने कहा देखिए मैं इसको तो मेंटेन भी नहीं कर सकता, आप मेंटेन भी कर लो प्लीज़, जिससे फिनेंसिंग और अप टाइम दोनों आपकी तरफ से आ जाए, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे गाड़ी चलाना आता है, तो हम फिर वो भी देते। तो कस्टमर की तरफ से हम बोलते हैं इसको फुल स्टैक सोल्यूशन देते हैं कि अगर आप एक लॉजिस्टिक्स प्लेयर हो जो अभी डीजल और सीएनजी पे चलाते हो, आप हमारे पास आओ, हम आपको ये जो ईवी का ट्रांजिशन है, जिससे आपके लिए ये ट्रांजिशन प्रॉफिटेबल एंड पेनलेस हो, उसके लिए हम आपके पार्टनर हैं। तो हम ऐसे मदद करें। अच्छा, बढ़िया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आपकी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप अभी इंडिया में ही अपने को स्केल करेंगे या ग्लोबली अपने आप को आगे ले जाने का इरादा है? देखिए यहाँ पे तो मैं एक्चुअली क्वाइट क्लियर हूँ कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि अभी, एंड देखिए इस बिजनेस में बेनिफिट्स ऑफ स्केल होते हैं। आप सोचिए ओईएम के साथ रिलेशनशिप जितनी बड़ी बनेगी उतनी पार्टनरशिप से हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, जितने फाइनेंशियर्स के साथ पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन होगी उतना हम फिर और कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। जितना डेटा आता है उससे हम और डिसीजंस ले सकते हैं ऑन द क्रेडिट रिस्क, ऑन द एसेट रिस्क जो हम बोलते हैं। तो इसमें इंडिया इतना लार्ज मार्केट है, इतनी पोटेंशियल है, एंड जो
हमारी कैपेबिलिटीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी के लिए तो आई वुड से नियर फ्यूचर में हमारा कंप्लीट फोकस इंडिया पे है। आपने पूछा कि हमारी विजन क्या है, क्या करना है। मैंने कहा आई थिंक 20 साल बाद, मैं थोड़ा आगे जाऊँ, 20 साल बाद अगर हम सब मिल के पीछे मुड़े और देखें कि देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर लिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, एंड उसमें हमने एक नोटेबल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। व्हाट आई टेल द टीम कि वी हैव मूव द नीडल, देन ये 20 साल हमने अच्छे बिताए। तो मेरा विजन अभी बहुत ही ब्रॉड लेवल पे ये है। नंबर्स तो हैं बट नंबर्स बदलते रहते हैं, बट फंडामेंटली ये है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो एक हमारा इंडिया का मार्केट है, एक एशियन मार्केट है, इसमें आपका जापान, कोरिया और ये सारे चाइना आ जाते हैं, यूरोपियन मार्केट और यूएस। जो एडॉप्टेशन है ईवीज़ का, इसको कंपैरेटिवली कैसे आप देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और भारत कहाँ पे खड़ा है अभी? आई थिंक देखिए ग्लोबली आई थिंक चाइना तो अब एक अलग ही लीग में इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन एंड इकोसिस्टम स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो आई थिंक चाइना अपने हाईएस्ट लेवल पे है। जैसे फॉर एग्जांपल शेंजन में देखिए, तो शेंजन में आई थिंक 98% कमर्शियल फ्लीट्स तो ईवी पे माइग्रेट कर चुकी है। तो चाइना अलग लेवल पे। आई थिंक बाकी सब कंट्रीज मिलके अपने इकोसिस्टम को सॉल्व करने में लगी हुई, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अलग हैं। जैसे आप देखिए इंडिया में थैंक्स टू क्विक कॉमर्स एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर बहुत है। यूएस में जाइए तो सब लार्ज फॉर्म फैक्टर्स हैं ऑन द कमर्शियल साइड। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर कंट्री की अलग है, हर कंट्री सॉल्व करने में लगी हुई है। बट आई थिंक इन माई माइंड अदर देन चाइना और कोई ज़्यादा आगे नहीं है। अच्छा, कोई और ज़्यादा आगे नहीं है। और हम जहाँ खड़े हैं आपको उसमें काफ़ी मतलब उम्मीद दिख रही है, होप दिख रहा है? मुझे एक्चुअली बहुत उम्मीद लग रही है क्योंकि आई थिंक एट एन इकोसिस्टम लेवल ना एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी ये जो कमिटमेंट है ये कंसिस्टेंट है। देखिए जब जैसे ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सब्सिडीज से ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बिल्ड करनी इकोसिस्टम में, उसमें आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स देने, मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट देना है, वो सब आप देखिए बजट में दिख रहे हैं। तो आई थिंक इकोसिस्टम इंडिया में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जब हम कस्टमर से भी बात कर रहे हैं, मोर एंड मोर कस्टमर्स बोल रहे हैं कि यार हमें अब ईवी डिप्लॉय करनी है। तो आई थिंक कस्टमर साइड पे कमिटमेंट आ गए, कस्टमर्स ये भी समझने लगे हैं कि देखिए फाइनली ना ट्रांजिशन में अगर कमर्शियल बेनिफिट्स हैं तब ट्रांजिशन जल्दी होगा, अगर कमर्शियल कॉस्ट है तो ट्रांजिशन धीमे चलेगा। अब कस्टमर्स को भी समझ में आ रहा है कि देखिए 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में ईवी का फ़ायदा है लॉन्ग टर्म, तो इसलिए अब वो भी अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो बिटवीन कस्टमर रियलाइजेशन की इसमें फ़ायदा है, बिटवीन गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बिटवीन द इकोसिस्टम ओवरऑल बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगले 5 से 7 साल में एक फंडामेंटल राइज होगा एंड फिर 7 से 15 साल में एक दूसरा राइज होगा। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं और जो अभी पिछले हमने 5-7 सालों में जिस तरह से चीज़ें बदलती हुई देखी, तो बहुत तेज़ी से जो है एडॉप्टेशन हुआ है बहुत इंडिया में। और उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप अगर अवेयरनेस और जो एडॉप्टेबिलिटी का को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि उसमें तेज़ी आई है। अभी अवेयरनेस वाला पार्ट तो बाकी ही है। बिल्कुल। एंड देखिए एंड फाइनली ना पूरे सिस्टम में खूब पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स हुए। जैसे मैं बताता हूँ, बैटरीज पहले अलग अलग केमिस्ट्रीज थी, अब केमिस्ट्रीज भी सेटल डाउन हो रही हैं। तो अब जो बैटरीज में मान लो 3 या 4 साल पहले बैटरी टेक्नोलॉजी पे तो इतने अननोन्स थे, अब वो कम हो गए। LFP बड़ी डोमिनेंट केमिस्ट्री आ गई है। LFP भी $200 पर किलोवाट आवर होता था 4 साल पहले, अब $50 से कम पे है। जी। तो पहले आपने सुना होगा कि अरे ईवी में बैटरी 50% से ज़्यादा कॉस्ट होती है गाड़ी की, अब वो दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। बैटरी करीबन 30% होती है पूरे कॉस्ट की। अच्छा, इसमें एक लेमेन क्वेश्चन है, जैसे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है सस्टेनेबिलिटी में और या एनवायरमेंटल इश्यूज़ में। एक बात बार बार आती है जो कि
मतलब टेक्निकली कितनी सच है ये आप बताइए कि ठीक है हम अभी मूव तो कर रहे हैं लेकिन इसके बाद से फिर बैटरी का एक वो गार्बेज स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसको जो है ठिकाने लगाने की का चैलेंज आ जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा? एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि देखिए लिथियम फॉर एग्जांपल बहुत वैल्यूबल है, हम्म, तो कई स्टार्टअप्स इसी फील्ड में काम कर रही हैं टू रिसाइकल लिथियम। अच्छा। तो देखिए इकोसिस्टम सब डेवलप हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें ये जो कंसर्न है वो सॉल्व हो रही है। अच्छा। तो लिथियम रिसाइकल होगा। इट इज़ टू एक्सपेंसिव कि सिर्फ फ्रेश लिथियम माइन करके ही यूज़ करेंगे, जो अभी यूज़ को उसको फेंक देंगे, वो नहीं हो रहा। वो पूरे कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे जो एक बैटरी जब ख़त्म होगी, बैटरी की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है। जो व्हीकल की बैटरी होती है वो उसको फर्स्ट लाइफ बोलते हैं। फर्स्ट लाइफ में बैटरी में गाड़ी में चलेगी, 10 साल चलेगी। 10 साल के बाद बैटरी डेड नहीं है, उसको एक स्टेट ऑफ हेल्थ का कॉन्सेप्ट होता है, वो 80% स्टेट ऑफ हेल्थ पे होती है। फिर आप स्टैटिक स्टोरेज में यूज़ कर सकते हो, इन्वर्टर्स में यूज़ कर सकते हो। अभी भी रिसाइकलिंग तक नहीं जाने की ज़रूरत है, अभी भी इसमें बहुत जान है बैटरी में। फिर 5 से 10 साल वहाँ चलेगी, फिर रिसाइकलिंग में जाएगी। रिसाइकलिंग में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जहाँ पे आप रिसाइकल करके जो रिक्वायर्ड प्योरिटी है फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ तक आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। अच्छा। फिर वो वापस जाएगी, तो वो पूरा सिस्टम क्लोज होगा। इसका भी इकोनॉमिक इंसेंटिव है, क्योंकि देखिए नेचर कैसे काम करता है, नेचर तो रिसाइकलिंग में ही काम करता है। हमने जब एक तरह से कह लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए तो हमने उस रिसाइकलिंग प्रोसेस में एक गार्बेज की जो है वो बनानी शुरू कर दी जिसका कोई दोबारा यूज़ नहीं होता है। और आप देखिए जो ओल्ड जो वो थी लाइफ स्टाइल थी, जो पुराना जीने का तरीका था, उसमें सब कुछ रिसाइकल होता था। बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है अगर वही उसी चीज़ को हम अडॉप्ट कर लें इन फ्यूचर अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, तो सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसका जो बोलते हैं ना, अरे बैटरी महंगी है, इसका फायदा यही है क्योंकि बैटरी महंगी है, उसकी रिसाइकलिंग की भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है क्योंकि रिसाइकल करने में इकोनॉमिक वैल्यू है। हाँ, तो वो सब चल रहा है, राइट। तब इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं कि अरे बट हम तो चार्ज कर रहे हैं मगर ग्रिड तो ग्रिड पे तो हम कोल यूज करते हैं, तो अरे इसका नेट फायदा है। नेट फायदा आज भी है, बट देखिए जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है अराउंड सस्टेनेबिलिटी, वो पूरे इकोसिस्टम में मिलके सॉल्व होती है। जैसे बिल्कुल, हाँ। कई लोग अभी जैसे आप देखिए अब रूफटॉप सोलर पे इतना जोर आ रहा है, रूफटॉप सोलर पे अब जितना रोल आउट होगा उतना ही हमारा ग्रिड ग्रीन हो जाएगी। जितनी ग्रिड ग्रीन हो जाएगी उतना ही ईवी का इस्तेमाल का फायदा मिलेगा हमें एज एन इकोसिस्टम। तो सब पूरा इकोसिस्टम साथ में डेवलप हो रहा है और एंड देखिए इसमें टाइम लगता है। दिस इज अ ह्यूज चेंज। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज है। ये 10 या 20 साल के मुझे लगता है ये सिविलाइजेशन में मतलब तीसरा बड़ा चेंज है मोबिलिटी में, तीसरा या चौथा। हाँ बिल्कुल। नहीं सस्टेनेबिलिटी तो मेरे मन में इट इज अ लार्जर चेंज, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, राइट। तो अगले 10 से 20 साल में हमें जेन्युइन इम्पैक्ट और देखने को मिलेगा। जी, तो अब आते हैं आपके थोड़े काम करने के तरीके पे। मैंने कहीं पढ़ा जब इस बातचीत की तैयारी में कर रहा था कि आपको डाटा ड्रिवन डिसीजन बहुत पसंद है। तो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा होता है वो हमें निराश करता है कि नहीं भाई ये तो जो है बहुत मुश्किल है, मतलब ज़्यादातर डेटा कई बार ऐसा भी होता है कि आपको हतोत्साहित करता है, लेकिन आपका जो भीतर से जो चीज़ें होती हैं, इंस्टिंक्ट होती है, वो कहता है कि नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा टकराव आपके साथ होता है? बिल्कुल। देखिए मैं प्रॉब्लम ब्रेक करता हूँ। आई थिंक अगर हम पास्ट या प्रेजेंट को असेस कर रहे हैं तो इंट्यूशन और डेटा में एक्चुअली डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंस है तो आइदर डेटा सही नहीं है या बायस डेटा है। मान लो मैंने सोचा कि यार ईवी पेनिट्रेशन 5% है और डेटा दिखा रही है 12%। सच तो एक ही है, तो आइदर माय इंट्यूशन इज रॉन्ग, नहीं तो डेटा मान लो एक सिटी का है एंड अगर मैं इंडिया नेशन वाइड देखूं तो 5 है, मे बी उस सिटी में बहुत हाई अडॉप्शन। तो आई थिंक डेटा एंड इंट्यूशन के साथ वो जो जुगलबंदी होती है इन द प्रेजेंट तो करनी पड़ती है एंड इट इज़ अ गुड वे फॉर डेटा को, जैसे हम बोलते थे कंसल्टिंग में, सैनिटी चेक, कि आपने एनालिसिस कर दिया, आप इंट्यूशन से इसको सैनिटी चेक करो कि यार ठीक लग रहा है या गलत है। एंड सिमिलरली डेटा से इंट्यूशन को सैनिटी चेक करो, तो वो तो प्रेजेंट है।
ठीक है। फ्यूचर की जब बात होती है तब जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है कि अब जैसे मैं अपने इंडस्ट्री की बात करूं, अब ईवी अडॉप्शन 40% होगा, 50% होगा, 80% होगा या 20% होगा। अब देखिए मेरा एक इंट्यूटिव फीलिंग है, डेटा थोड़ा कुछ ट्रेंड दिखाएगा। द वे आई थिंक ऑफ दिस इज कि देखिए अगर 20 हो या 80 हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर नहीं बदल रहा है तो लगे रहो, बिल्कुल ठीक। नहीं तो कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही देखता हूँ जी, कि डेटा और इंट्यूशन के ऐसे जुगलबंदी जो शब्द है वो मेरे मन में सही है इसके लिए। हालांकि इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि आपने कार्स 24 और C8 के साथ आपने काम किया, तो उसकी जो आपकी लर्निंग थी वो आपको कितना जो है इस फील्ड में आपको कितना मजबूत बना रही है जब आप इस स्टार्टअप के साथ आ रहे हैं, एस्ट्रोनोवा के साथ? बिल्कुल, देखिए आई बीन वेरी लकी कि मेरे जो हर एक्सपीरियंस थे वो बड़े अलग थे। तो कंसल्टिंग एक तरफ, फिर ओल्ड इकोनॉमी आरपीजी में, फिर वही जो टायर कंपनी थी दैट वाज द फर्स्ट कंपनी, तो ग्राउंड अप स्टार्ट करना, फिर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, और फिर कास्ट 24 विच वाज टॉप टियर स्टार्टअप। तो हर एक से लर्निंग तो बहुत होती है एंड डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग में मैंने ऑटो भी किया था, फाइनेंशियल सर्विसेज भी किया था, तो इसलिए मेरा जो कंफर्ट है विद क्रेडिट अंडरराइटिंग, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वोकैब्युलरी है वो मैं समझता हूँ। वहीं पे मैंने ऑटो भी किया, मैन्युफैक्चरिंग भी की। कास्ट C8 में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस पे बहुत फोकस था। तो इनफैक्ट एक डेमिंग अवार्ड होता है जो जापानीज का हाईएस्ट अवार्ड होता है फॉर प्रोसेस ओरिएंटेशन। तब जब मैं आया तब अनंत गोयनका ने C8 पे शुरू किया था जर्नी। जब मैं था तब हमें वो डेमिंग अवार्ड भी मिली। तो मैंने वो प्रोसेस ओरिएंटेशन का जादू देखा हुआ है। तो जैसे जब हम OEMs को असेस करते हैं, वन ऑफ द थिंग्स आई डू इज आई वॉक द शॉप फ्लोर टू अंडरस्टैंड कि कितनी मैच्योरिटी है। तो वो फायदा है। इन्वेस्टमेंट साइड पे ऑब्वियसली देखिए, अगर मुझे एस्ट्रोनोवा को ग्रो करना है, कैपिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, तो वो लेंस मैंने समझा। कास्ट 24 में मैंने देखा कि आप हाउ कैन यू ग्रो, हाउ कैन यू यूज़ प्रोडक्ट, हाउ कैन यू यूज़ टेक, हाउ डू यूज़ डेटा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत डेटा यूज़ करते थे, एंड हाउ कैन यू ग्रो रियली फास्ट। वो जो मसल है मैंने वहाँ पे बिल्ड की। तो आई थिंक ये सब डॉट्स कनेक्ट होके अब मैं यहाँ पे आया हूँ। सबके थैंकफुली ये सब अब मेरी मदद करेंगे। एक मैंने पढ़ा जो आपका काम करने का तरीका है कार्स 24 में, एक फ्लैट हायरार्की आपने यूज़ की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या वो एक चीज़ है, वो एक काम करने का तरीका है जो वर्क करता है, और वो कैसे वर्क करता है स्टार्टअप्स में? तो स्टार्टअप्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि इतने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, एक सिंगल फाउंडर या दो फाउंडर भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो लाइक आई सेड टू मी, एक आपको कैपिटल आनी है, दूसरे आपको सही टीम बनानी है। सो द वे आई थिंक ऑफ इट इज एज अ फाउंडर, मुझे विजन सेट करना है, मुझे वो जो 10 साल का विजन है उसको 2 साल के टारगेट में बदलना है, 2 साल के टारगेट को अगले 3 महीने के टारगेट में बदलना है। फिर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करनी है जिसमें नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर। फिर मुझे कैपिटल एलोकेशन देना है, एंड फिर आई हैव टू गिव देम रूम टू ऑपरेट, टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड टू ग्रो। तो मुझे लगता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर्स स्टार्टअप में होने ही चाहिए, क्योंकि देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स, आप टॉप डाउन नहीं मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू हैव द राइट टैलेंट, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर यू, एंड टुगेदर आप फिर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हो। तो आई फील दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन स्टार्टअप्स कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं। अगर मान लीजिए कि अगले 5 सालों में इंडस्ट्री उस तेज़ी से नहीं ग्रो करती है जैसा कि आपने सोचा हुआ था, किन्हीं कारणों से, तो क्या आपके पास कोई एक ऐसी मतलब अल्टरनेट स्ट्रेटजी भी होगी, या फिर कैसे उसको जो है उस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? नहीं देखिए, आई थिंक 5 साल में देखिए अभी मार्केट इतना बड़ा है कि लाइक आई सेड 20% अडॉप्शन हो या 80% अडॉप्शन है, मुझे ये नहीं लगता कि
हम मार्केट को ब्लेम कर पाएंगे। आपके पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, ठीक बात है। कोई कमी नहीं है, समझ उस पे लगे रहना है। एंड जेन्युइनली अगर 5 साल को 7 साल लगे तो वो तो ठीक है, क्योंकि विजन है कि अगले 20 साल में एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें जो जेन्युइनली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसमें 2-3 साल इधर उधर तो होते रहेंगे। तो मेरा अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ये था कि अब तक की जो आपकी जर्नी रही है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, खासतौर से वो लोग जो स्टार्टअप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने मतलब सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन But- फिर भी जो भी हाँ, आपको मतलब बेसिक टिप्स हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो आपके बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन्हीं बिल्कुल, पे, बिल्कुल। क्योंकि थ्योरी तो हम बहुत हाँ, सारे लोग theory तो पढ़ते बहुत। रहते हैं। देखिए, पहला तो आई थिंक कि मैं बोलूँगा कि स्टार्टअप में जितना कोई एक यंग प्रोफेशनल सीख सकता है, देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप इतना सीख सकते हो। तो फर्स्टली तो आई थिंक स्टार्टअप में जो अब मोमेंटम क्रिएट हुआ है, आई थिंक फैंटास्टिक। और जब मैं अब जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको अब मैं जब बात करता हूँ उससे बड़ा एक्साइट होता हूँ, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसल्टिंग नहीं करनी, उनको अपना एक स्टार्टअप करना है, विच आई थिंक इंडिया के लिए सच अ बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। मूवमेंट है हमारे लिए। तो फर्स्टली आई थिंक स्टार्टअप बहुत बढ़िया। मैं सबको ये बोलता हूँ कि ऐसा आइडिया चुनो जिसमें आपको जेन्युइनली पैशन लगे। वो आइडिया मत चुनो जो सब लोग न्यूज़पेपर में बता रहे हैं, जिसको अभी फंडिंग मिल रही है, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक कंपनी बनाने में 10 से 20 साल लगते हैं। एक मुझे अभी तक याद है, MBA में मैंने एक सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट के फाउंडर थे, उन्होंने एक डायलॉग बोला था, ही सेड इट टुक मी 20 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। सिमिलर, तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। एंड इसलिए आपका जो आइडिया है, आपको फंडामेंटली पैशनेट होना है उस आइडिया के बारे में। तो मैं बोलूँगा जिसको भी कंपनी स्टार्टअप करनी है, डेफिनेटली ऐसा आइडिया चुनिए जिस पे आपको वो स्टैमिना मिले, वो पैशन मिले कि 10 साल अगर लगे बनाने में, मैं बनाऊंगा। राइट, फर्स्ट तो मुझे वो लगता है। मतलब उस आइडिया से आपको लगाव या प्रेम होना चाहिए बिल्कुल, कि ठीक है, बिल्कुल। अगर उसने आपका साथ मतलब लग रहा है ना कि अच्छा बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो भी आप लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो वो एक है पैशन। राइट। सेकंड इज आई थिंक कि देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं सब टीम से बिल्ड होती है। तो जब आप बनाओ तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज द राइट पीपल टू बिल्ड विद। वो जो कल्चरल मैच होता है, वो जो आप एक दूसरे को फ्यूल करोगे, इंस्पायर करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से कि बड़े सोच समझ के चूज करो कि किसके साथ आपको ये अपना स्टार्टअप बनाना है। बट डेफिनेटली अगर कोई को फाउंडर मिले, उनके साथ करो, उसमें मज़ा अलग होगा, क्योंकि वो बोलते जर्नी इज़ लॉन्ग, जर्नी इज़ टफ। उसमें अगर कोई आपके साथ है तो वो फिर जर्नी में मज़ा भी ज़्यादा आएगा, आउटकम्स भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बड़े केयरफुली अपने फाउंडर को को फाउंडर को चूज़ करो एंड कोर टीम को चूज़ करो। इसमें एक सवाल है, जब आप खुद अपनी कोर टीम चूज़ करते हैं तो किन बातों पर फोकस करते हैं? आप ये देखते हैं कि मेरी उसकी वाइब्स मैच कर रही हैं, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है, या फिर आप उसके पूरे प्रोफाइल पर और उसकी स्किल्स पे फोकस करते हैं? देखिए दोनों, क्योंकि अगर बहुत ही बढ़िया वाइब है बट उनके पास बिल्कुल ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर इट विल बी अ हार्ड जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक। बट फ्लिप फॉरवर्ड, जैसे अगर हमें टेक स्टैक एंड डेटा स्टैक बनाना है, आपके पास बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है बट वाइब नहीं है, और आपको ये आइडिया के बारे में आप में कोई पैशन नहीं है, तो 1 साल बाद अगर इकोसिस्टम स्लो डाउन होगा, आप बोलोगे चलो मैं कहीं और चला जाता हूँ। राइट, तो वो बैलेंस होता है। यू हैव टू फाइंड केमिस्ट्री एंड कैपेबिलिटी, एंड इन माय माइंड यू हैव टू फाइंड कैपेबिलिटी जो आपसे अलग है। कई बार बड़ी टेम्पटेशन होती है ना, जो मेरी तरह है ना मैं उसको ले लूं, लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार वो बहुत अलग होना चाहिए शायद। मैं तो मुझे तो लगता है उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर इस बिजनेस में मुझे एसेट साइड बहुत डिटेल में समझ में आता है, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, मैंने ऑटो में काम किया, मुझे फंडामेंटली ऑटो में पैशन है। बट मान लो फाइनेंशियल सर्विसेज साइड में डेट स्ट्रक्चरिंग
बड़ी टेक्निकल टॉपिक है और उसको मान लो मुझ में मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो द फर्स्ट पर्सन इन माय कोर टीम ऐसा होना चाहिए जिसने डेट स्ट्रक्चरिंग खूब की है और एसेट में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि मिलके फिर हम एक बड़े पावरफुल टीम बनाते हैं। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ऑफ वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इन माई माइंड अगर आइडिया सही है एंड आपने एक बढ़िया कोर टीम बना दी, फिर मिलके अटैक। बढ़िया। तो कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने एस्ट्रोनोवा मोबिलिटी की पूरी जर्नी हमारे साथ साझा की, अपनी खुद की जर्नी साझा की, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ टेक अवे होगा जो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उनको नहीं, थैंक उनके यू। लिए बेनिफिशियल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, धन्यवाद।